इंडिया में शायद ज़्यादातर जगहों पे लॉटरी तो इलीगल है ना। बट लीगल तरीके से एक लॉटरी चलाई जा रही है हमारे देश में। ठीक है, इस एग्ज़ाम के नाम से। क्योंकि इसको देखकर तो ये लगता है कि यहाँ पे लॉटरी विथ एक्स्ट्रा स्टेप्स चली जा रही है। ठीक है, यानी आपका लक बढ़िया होगा। आप नाम में आपका नाम आ जाएगा, लिस्ट के अंदर आपका नेम इंक्लूड हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपको मेरिट भी रिक्वायर्ड है, बट मेरिट के साथ साथ आपका लक भी बेहतरीन होना चाहिए। इस एग्ज़ाम को मजाक बनाकर रख दिया है। और ये जो कमीशन है, इस कमीशन ने बहुत सारे अच्छे काम करे हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी। उन रिफॉर्म्स की वजह से ही एसएससी का जो एग्ज़ाम साइकिल काफ़ी शॉर्ट हुआ, चीज़ें बहुत फास्ट फास्ट होने लगी। बट फास्ट फास्ट सिर्फ होने से क्या चीज़ें काम कर जाती हैं? क्या हमको एफिशिएंसी की तरफ नहीं देखना चाहिए? क्या हमें अपने आउटपुट के ऊपर पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि आप एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हो, मैं एमटीएस और सीएचएसएल का अभी तक बात भी नहीं करूंगा कि एमटीएस सीएचएसएल में जो सीट वेस्टेज हो रहा है, यानी आप एज अ गवर्नमेंट बॉडी, एज अ रिक्रूटमेंट बॉडी, आपको अपनी एफिशिएंसी पे क्या थोड़ी सी शर्म नहीं आती है कि आप जितने कैंडिडेट्स को अनाउंस करते हो कि इतने आप लेने वाले हो, उतने से कितने परसेंट लोग एक्चुअल आप गवर्नमेंट को रिक्रूट करके भेज पाते हो? क्या कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है? हम तो आपसे ये सवाल पूछ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी आरटीआई लगाया जाएगा तो आप बोलेंगे आप डिपार्टमेंट वाइज पूछ लो। तो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मशीनरी को कितना नुकसान हो रहा है, साथ में इंडिया के यूथ को और इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स को कितना बड़ा डेंट पहुंचा रहे हो आप, इसके जिम्मेदार आप हो। एसएससी आप हो इस चीज के जिम्मेदार कि इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स को आप इतना डेंट पहुंचा रहे हो। वो इस साइकिल में कितने टाइम तक उसको आप फंसा कर रखना चाहते हो? एमटीएस का कल जो रिजल्ट आया, इसमें कितनी सीट बर्बाद जाएंगी, इस पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी फिलहाल एसएससी सीजीएल में जो हुआ है, लोगों के कितने कितने नंबर बढ़ गए हैं, कुछ सर्टेन है ही नहीं। किसी को ये तक पता नहीं चला कि भाई उसका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो कितने नंबरों से छूटा है, उसकी पोजीशन क्या रही है। आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया है, ठीक है, आपने सबसे पोस्ट प्रेफरेंस लिया, बट उस पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर किसी को यह पता ही नहीं था कि उसका मार्क्स एक्चुअल में कितना है। आपने टेंटेटिव आंसर की निकाली, आपसे ढंग से आप किस घटिया एजेंसी को हायर करके रखे हुए हो, जिससे कि केवल 2 शिफ्ट आपको करवाने थे, 2 शिफ्ट में इससे एक्यूरेट सवाल नहीं बने हैं। एक्यूरेट सवाल, एक्यूरेट ऑप्शंस कुल मिलाकर कितने कितने क्वेश्चन लगाने थे इसको? 130 130 इतने इतने सवाल इससे नहीं बन पा रहे हैं, इससे एक्यूरेट सवाल नहीं बन पा रहे। आपने किस एजेंसी को, मतलब क्या ये पैसा कहां जा रहा है? क्या किस बात के पैसे दे रहे हो? क्या इसकी पेनल्टी आप लगाते हो उस एजेंसी पे जिसको आपने हायर कर रखा है? क्या इसकी पेनल्टी उस पे लगाई जा रही है कि इतने इतने गलत सवाल उससे कैसे बन रहे हैं? और इस गलत सवाल का जो असर पड़ता है स्टूडेंट पर, उसके साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है, आप कभी इसको सोच करके देखो कि एसएससी सीजीएल में चल क्या रहा है। पेपर को इतना आपने लक बेस्ड बना दिया है, तो स्टूडेंट फिर फाइट कैसे करेगा? सिस्टम पे उसका भरोसा कैसे आएगा? ठीक, एक तो चलो जीके में गेस वर्क का रोल है, तो इसको हम चलो अभी के लिए हटा भी देते हैं कि चलो जीके में अगर किसी का तुक्का लग रहा है, किसी का लक बहुत अच्छा है, तो इस पे एसएससी का कोई कंट्रोल नहीं है। जीके में अगर गेस वर्क का स्कोप है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बंदे को गेस करना अच्छा आएगा, जिसका लक थोड़ा अच्छा होगा, इस पे एसएससी कुछ नहीं कर सकता। बट यार ये जो नॉर्मलाइजेशन बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से होता है, जिसके ऊपर कोई अंदाजा ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि आपकी फाइनल आंसर की आपके पास होती ही नहीं है। तो आप कैसे जानोगे कि कितने क्वेश्चन गलत है आपकी शिफ्ट में, कितने क्वेश्चन गलत है किसी और की शिफ्ट में? और एक एक क्वेश्चन से 3-3 4-4 नंबर का फर्क पड़ जाता है एक्चुअल में। तो अगर यार एक क्वेश्चन से आप समझ रहे हो, और इस एग्जाम में वही बात है कि वेटेज 390 का ही है, तो अगर एक क्वेश्चन सिर्फ 4 नंबर का ही, तो एज अ परसेंटेज आप देख लो कि कितने बड़े फर्क में ये तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें, रॉन्ग क्वेश्चन का कुछ अता पता नहीं है, कौन सा कितना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसकी वजह से ये पेपर बहुत ज्यादा लक बेस्ड हो गया। बट ये वीडियो मैं केवल रैंट करने के लिए नहीं बना रहा हूं कि मैं एस्पिरेंट्स की व्यथा बता रहा हूं, ठीक है, मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूं। ये वीडियो मैं प्लीज जितने भी एसएससी सीजीएल के पर्सनैलिटीज है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, कोई भी हो, एक बिग कैंपेन की जरूरत है। एसएससी में बड़े रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। आप ऐसे इसको मत जाने दो प्लीज। देखो अभी अगला साइकिल आ गया, कैलेंडर, सो कॉल्ड इनका कैलेंडर रिलीज है, ठीक है, ये कैलेंडर में अपना एग्जाम लेते रहेंगे, अपने रूल्स रेगुलेशन बनाते रहेंगे, और एक बार नोटिफिकेशन रिलीज हो गया उसके बाद वो कुछ नहीं चेंज करेंगे। आपने इस बार देख लिया एमटीएस के अंदर लोगों ने इतना प्रयास किया, ट्विटर पे पूरा कैंपेन चला और मेल वगैरह भी डाले गए, सारी चीजें ट्राई करी गई, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका था। तो ये कुछ बदलाव नहीं करने वाले नोटिफिकेशन आने के बाद। जो करना है अभी करना होगा हमें। अगर एसएससी के नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो गए, उसके बाद चीजें ज्यादा हम नहीं बदल पाएंगे। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कुछ अपने तरफ से रिफॉर्म्स सजेस्ट कर रहा हूं। आप सारे अच्छे जानने वाले लोग हो, पुराने एक्सपीरियंस लोग हो, मेरे से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हो, अपने हिसाब से आप इसमें और चीजें ऐड करवाना। बट एक अच्छा रिफॉर्म्स का कैंपेन हमको चलाने की जरूरत है, अदरवाइज ये चीजें ऐसे ही घटिया तरीके से चलती रहेंगी। एक तो जो ऑब्वियस ये बात है कि यार एक स्टूडेंट को हक है कि उसकी फाइनल आंसर की उसको
अपने पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले पहले मिले, यानी कि जो भी करेक्ट करके आंसर की दी जाती है वो हमें एग्जाम में पोस्ट प्रेफरेंस बनने से पहले किसी स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एग्जाम साइकिल में हुई नहीं, लेकिन मैं जो स्टूडेंट है जो साइकिल में है जो फंसा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि यार फाइनल आंसर की आपको पहले देने की जरूरत है, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भरवाओ। आपके पास एक टेंटेटिव रैंक का लिस्ट होता है, आप क्यों नहीं इसको रिलीज कर सकते हो? इसमें क्या समस्या चल रही है? फाइनल आंसर की निकालो, उसके साथ जो टेंटेटिव रैंक चल रही है और सभी के जो टाइपिंग का एरर परसेंटेज है, टाइपिंग का एरर परसेंटेज और कंप्यूटर के मार्क्स रिलीज कर दो। इससे सबको एक अंदाजा लग जाएगा ना कि उसकी टेंटेटिव रैंक क्या चल रही है। ये प्राइवेट रैंक वाली वेबसाइट्स के ऊपर सब लोग निर्भर रह रहे हैं, और आप सोचो एक प्राइवेट रैंक की वेबसाइट इतना अच्छा काम कर देती है, ठीक है, वो इतने अच्छे से चीजों को अरेंज कर देती है, बट इसके अंदर भी लिमिटेशन है ना। ये प्राइवेट वेबसाइट्स पे सारे लोग अपने आंसर की का लिंक डालते नहीं है, आपके पास सबका डेटा है। आप एक नॉर्मल यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बेसिक चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है, बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंसी के लिए ये जानी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती है, अदरवाइज आप भी एक स्टेट गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट बॉडी की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो? तो एक बेसिक चीज है ना कि आप फाइनल आंसर की रिलीज कर दो, टेंटेटिव रैंक बता दो बच्चे को, ताकि उसके बाद वो अपने पोस्ट प्रेफरेंस को जब भरता है तो उसको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आसानी हो। वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहा होगा। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो वहां जाकर फंसेंगे जहां वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड जगह जाकर फंसेंगे, फिर से एग्जाम साइकिल में वापस आएंगे, बहुत सारी सीट फिर से बर्बाद होगी। तो ये साइकिल बहुत गोल 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 चलता रहेगा। जो यूथ, नया यूथ, न्यू यूथ जो इस साइकिल में आ रहा है वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड और डीमोरलाइज होगा। और इतना बड़ा डीमोटिवेटेड डीमोरलाइज यूथ का क्राउड अगर आप जमा कर लोगे ना, तो ये ऐसा नहीं है सिर्फ चीजों को इलेक्शन तक नहीं देखने चाहिए, कंट्री की स्टेबिलिटी भी मैटर करती है। इतना बड़ा आप युवाओं का हुजूम तैयार कर रहे हो जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, चिड़ है, कुड़ है इस सिस्टम के अगेंस्ट, इस नए यूथ के अंदर। और अगर आप इसको ऐसे ही पनपने दोगे, इसका कोई इलाज नहीं करोगे, इसको खाद पानी कुछ नहीं दोगे, तो ये बहुत बुरी तरीके से एक कैक्टस बन के आपको चुभेगा, बहुत आपकी परेशानी का सबब बनेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। ये मैं अभी आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ये सुनामी है जो फटने वाली है, ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसके ऊपर एक्शंस नहीं लोगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। दूसरे जो एग्जाम है यार, चलो मैं मानता हूं कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है उसमें लेवल 6 की पोस्ट है, लेवल 5 का पोस्ट है, लेवल 4 का पोस्ट है, अलग अलग लेवल्स का पोस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर शायद वेटिंग लिस्ट में कोई समस्या आती होगी, कोई टेक्निकल इशू होगा। लेकिन यार सीएचएसएल में सारे के सारे जब एक लेवल के एग्जाम है, एमटीएस में सारे के सारे एक लेवल का जॉब है, इन दोनों में एक ही लेवल का जॉब है। और आप समझ लो एमटीएस कौन बनना चाहता है, आप समझ के देखो, एमटीएस लेवल 1 की जॉब है। किसका एस्पिरेट, कौन एस्पायर करता होगा एमटीएस बनने के लिए? जो समाज के किस तबके से आता होगा, आप सोच के देखो। आप उसके साथ नाइंसाफी करते हो, आप ऐसे एग्जाम प्रोसेस को बनाते हो, आप ऐसी चीजों को अरेंज करते हो कि इसमें से आपको भी पता है 40-50% सीट वेस्ट हो जाने वाली है, कोई इसको ज्वाइन नहीं करेगा। यानी 40% 50% जो अच्छे लोग थे, जो डिजर्विंग लोग थे, जिनको कोई दरकार नहीं थी, उनको कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बनना था, कोई बड़ा बिजनेसमैन अंबानी अडानी बनने का एस्पिरेशन वो नहीं रखते हैं। वो बस ये रखते हैं कि हमको एक जॉब मिल जाए जिसमें आपको एक स्टेबल सैलरी मिले। आप उनके साथ भी विश्वासघात कर रहे हो। तो यार कम से कम इसके अंदर सीएचएसएल एमटीएस में तो आप वेटिंग लिस्ट या सीट विड्रॉल का ऑप्शन दे दो, या फिर कम से कम डीवी कंडक्ट करवा लो, या फिर कुछ तो करो, या कोई तो सिमिलर ऑप्शन दो। तो इसके लिए मैं सजेस्टेड ये 2 रिफॉर्म्स है। और तीसरा रिफॉर्म मेरे तरफ से, हालांकि वो ज्यादा स्ट्रांग इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा नहीं है, कि यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा पॉजिटिव चेंज करने की जरूरत है। ये जो लक का फैक्टर इतना बड़ा इसलिए हो गया ना, क्योंकि मार्क्स केवल 390 है, इसके अंदर 2 नंबर का 2 क्वेश्चन में ही गलत सही का फायदा, जो फासला होता है रैंक में बहुत बड़ा फासला क्रिएट कर देता है। तो इसको हमको चेंज करने की जरूरत है, ये वेटेज हमको बढ़ाने की जरूरत है। अब इस पे जो टीचर्स हैं वो विचार करें, जो भी बड़े एजुकेटर्स हैं, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि वो इसको कितना फिजिबल मानते या नहीं मानते। बट मेरे हिसाब से ये चीज भी बहुत ज्यादा बॉदर करती है। लक का रोल इसलिए भी बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि केवल 390 है, इसमें 2 क्वेश्चन, यानी 4 नंबर 4 8 नंबर का भी जो वेरिएशन होगा वो इसके परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ा वेरिएशन हो जाता है। तो आप 390 जो है ना, इस 390 को बढ़ाने की जरूरत है। अब कैसे बढ़ाया जाएगा इसके ऊपर आप सब आपस में प्लीज सोचें। अगर मेरे से कोई सजेशन चाहिए तो वो भी मैं ओपन हूँ इसको देने के लिए। बट 390 मार्क्स इतने कम नंबर होने की वजह से भी थोड़ा लक का रोल एक्सट्रीम हाई हो जाता है। पुराने जो सीजल था उसके अंदर आप देखोगे कि टोटल मार्क्स कहीं हाई हुआ करते थे, तो इसीलिए वहां पे लक का रोल ऐसा नहीं था। वहां पे भी लक का रोल था क्योंकि उससे तो हम आगे बढ़े हैं। वहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, उसमें एक अलग लक का रोल होता था, बट एटलीस्ट वहां पे जो रोल था वो इतना बड़ा नहीं था। अब रोल यहाँ पर बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी थोड़ी विचार करने की जरूरत है। लेकिन अभी हमें कैंपेन करना चाहिए। मैं वही सारे टीचर्स से, जो भी बड़े पर्सनालिटीज है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सको अपने टीचर को। प्लीज अभी ये बेसिक डिमांड से ये 2 डिमांड जरूर है, और तीसरा अगर हो सके तो ये 390 जो मार्क्स है, इस मार्क्स को इंक्रीज करने की जरूरत है, ठीक है। इतने मार्क्स की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर हो सके तो, बाकी ये तो ऑप्शनल है। ये 2 काम प्लीज आप
रिक्वेस्ट करें। अभी हम लोग को कैंपेन रन करने की जरूरत है, अगर नहीं करेंगे एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद फिर चीजें नहीं संभल पाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिक डिमांड है। मैं यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ कि कुछ करप्शन हुआ है, कोई धांधली हुई है, सीट बिका है, ये वो। मैं कुछ ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि कोई प्रूफ हमारे पास, किसी के पास एक्चुअल प्रूफ नहीं है। तो इसलिए ये सारी मैं कोई चीज बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटेंशनली किसी का रिजल्ट खराब किया गया है। हमें इतनी बेसिक चीज समझ में आती है कि बहुत सारे लोगों ने टाइपिंग का एग्जाम स्किप करा है, उसकी वजह से भी नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ा है, मैं इस चीज को भी समझता हूँ। बट वो सब चीजों के लिए मैं एसएससी को ब्लेम नहीं कर सकता, बट इसके लिए मैं एसएससी को पूरी तरीके से ब्लेम करता हूं कि आप फाइनल आंसर की नहीं निकाल पा रहे हो, आप टेंटेटिव रैंक लिस्ट नहीं पब्लिश कर सकते हो, जबकि वो आपके पास अवेलेबल होती है। तो ये डाटा अगर आप पब्लिक कर देते हो, बहुत लोगों को इससे आसानी हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारे सीट वेस्टेज से बच जाएगा। और यहाँ पे प्लीज वेटिंग लिस्ट, सीट वेट ट्रेवल, कोई ना कोई ऑप्शन लाओ प्लीज यार। देखो ये लोग क्या है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली सक्षम भी नहीं होते, बहुत ज्यादा कोर्सेस ये नहीं खरीद पाते हैं, तो इसीलिए इनकी बात बहुत ज्यादा सुनी भी नहीं जाती है, ठीक है। तो ऐसा ना करें प्लीज, इनको भी इंक्लूड किया जाए इस बार के जो भी रिफॉर्म्स का कैंपेन हो, क्योंकि एक साथ अगर हम लोग आगे आएंगे, कुछ कोशिश करेंगे तो शायद कुछ आउटकम भी निकलेगा। एक बार नोटिफिकेशन आया तो फिर चीजें फंस जाएंगी, ठीक। तो प्लीज आप वीडियो को जाके शेयर करो, अपने जो भी अच्छे एजुकेटर्स है, बड़े एजुकेटर्स, उनको ये बात बताओ, या फिर हो सकता है उनको ये बात मेरे वीडियो बनाने से पहले भी पता होगी, लेकिन प्लीज ये रिफॉर्म्स का कैंपेन हमें रन करना चाहिए। मेरे तरफ से स्ट्रांगली रिक्वेस्ट रहेगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा, सभी बड़े एजुकेटर्स, इन्फ्लुएंशियल जो भी यूट्यूब पे हैं पर्सनैलिटीज, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि प्लीज इस चीज को आगे उठाएं, इस चीज को आगे लेकर चलें। और अगर टेक्स्ट बुक पे अगर आप कोई पास बाय करना चाहते हो तो अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, आप इसको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे ले सकते हो। अगर आप कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल करोगे तो आपको इससे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो सेल है ये 14 मार्च तक कहीं है, तो इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है, वहां से जाकर अगर आप जाओगे तो डायरेक्ट आप इसको बाय कर सकते हो। तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना कभी भी अगर टेक्स्ट बुक का पास लेना होगा तो।